हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी फॉर एवरीवन। हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के स्टडी फॉर एवरीवन चैनल पर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको रेलवे, एनटीपीसी एंड एसएससी के एग्जामों की क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों मैं इस चैनल पे हर एक विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित हल लेकर उपस्थित रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो दोस्तों अगर जो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे पहले हमने प्राचीन भारत को कवर किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज देखी है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, हिंदी। जो कि हिंदी दोस्तों सबको जरूरी होता है और हिंदी की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों आइए हम उस हिंदी को एकदम बेसिकली तरीके से सीखें। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से सीखने के लिए बेस्ट और एकदम ज़बरदस्त तरीका मैं लेकर आया हूँ आपको स्टडी फॉर एवरीवन चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना आज का टॉपिक हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में वर्णमाला देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें बेस समझना चाहिए। जब हम बेस समझ जाएंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमने ये हिंदी के लिए बेस चुना है, उसका जो उसका बेस है वर्णमाला। तो आइए दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, इसको एक दृष्टि में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रही बात वर्णमाला की, तो सबसे पहले हम जरूरी जानना होता है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला होता क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं वर्णमाला की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, वर्णमाला दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ण होता है अगर जो व्यवस्थित तरीके से रहेगा तभी तो हम उसका उच्चारण सही से करेंगे। ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से नहीं रहेगा तो हम उसका उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो व्यवस्थित क्रम से, मतलब जैसे हम अ आ ई बड़ी पढ़ते हैं तो ये एक लाइन वाइज है। ठीक है, एक क्रमबद्ध है। अगर जो पहले हम आ कर दें, फिर अ करें, फिर बड़ी ई कर दें, उसके बाद छोटी कर दें, क्या व्यवस्थित तरीका है? नहीं तरीका। पहले बड़ा आ जा रहा है, उसके बाद छोटा आ रहा है। तो हमने इसको क्या किया, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। ठीक है, ऐसे क्रमबद्ध किया है। तो कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, या हमारे एग्जाम में रहे एक लाइन में एक क्वेश्चन आ जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अच्छा सर ये तो आप वर्ड बोल रहे हैं, वर्ड मतलब होता क्या है? तो ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले वर्णमाला से पहले वर्ड देखते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली, ठीक है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे जो मुख से जो प्रत्येक सार्थक ध्वनि निकलती है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ मेरी जो ध्वनि निकल रही है, जो शब्द जो वर्ड निकल रहे हैं वही क्या है, वर्ड है। अरे जो ध्वनि मेरे मुख से निकल रही है वही वर्ड है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि, तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, देखिए भाषा क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, तो ये आपका मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि मैं आपको शुरू में ही थोड़ा सा इंगित कर दूं कि ये आपका जो वर्णमाला है इसमें हमको यही पढ़ना है। ठीक है, वर्णमाला में आपको जो आपको ये सामने दिख रहा है कि वर्ण तालिका जो दिख रही है स्वर और व्यंजन की, देखिए उच्चारण के स्थान पे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके आगे चर्चा करेंगे, जस्ट अभी इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। पहले इसका चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद मैं उसका विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो उच्चारण के स्थान पे वर्ण होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर में यानी वॉवेल, एक व्यंजन कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन उच्चारण के स्थान पे वर्णों का दो प्रकार है। ठीक है, एक आपका स्वर है और एक आपका व्यंजन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है,
ये आपका स्वर दिख रहा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है स्वर, स्वर, ठीक है। ये आपका 3 प्रकार के हो जाएंगे, हर्ष हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, एक अयुग्वाह होता है, ठीक है, अयुग्वाह जिसे नपुंसक भी बोलते हैं, ठीक है, माने इसका कोई ज्यादा खास मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपका स्वर जो मेन है दीर्घ, हर्ष, दीर्घ, ठीक है, इसमें संयुक्त भी आ जाएगा, इसके बाद में चर्चा करेंगे, पहले इतना जानिए कि स्वर, हर्ष, दीर्घ, अयुग्वाह, ठीक है। तो जो स्वर होता है दोस्तों, स्वर, हर्ष, ठीक है, हर्ष में मतलब सबसे छोटा, तो आपका अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आ जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि मुझे कोई पूछे कि हर्ष स्वर किसे कहेंगे, ठीक है, तो भाई वो तो डिफिनीशन में इसके बाद बताऊंगा मैंने कौन कौन होते हैं। तो ये 4 प्रकार, 4 होते हैं, ठीक है। एक आपका छोटा अ होता है, एक छोटी ई होता है, एक ऊ होता है, एक री होता है, ठीक है। और आप पूछे दीर्घ स्वर कितने होते हैं, क्या बताएंगे, 7 होते हैं। मूल रूप से 3 होते हैं, लेकिन वैसे 7 हैं, ठीक है। ये आपका आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ए, ओ और औ, ठीक है, ये आपके 7 हैं। तो मूल रूप से 11 हो गए, ठीक है। इनकी मूल संख्या कितनी हो गई, 11 संख्या हो गई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अयुग्वाह नपुंसक में क्या होता है कि एक आपका अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, ठीक है। अंग जो होता है ये आपका अनुस्वार होता है और अ जो है आपका विसर्ग होता है, ठीक है। कोई पूछे विसर्ग कौन है, तो अ है। अनुस्वार क्या है, तो क्या है, अंग है, ठीक है। उसके बाद आपका जो व्यंजन में चलते हैं, ठीक है। देखिए कोई पूछे स्वर किसे कहेंगे, क्या बताएंगे परिभाषा इसकी। तो स्वर वो होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, और इनके बिना हम क्या करेंगे, व्यंजन को बोल ही नहीं पाएंगे, उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये मात्रा होते हैं, ठीक है, इनको ही मात्रा बोला जाता है। इनके वजह से ही हम व्यंजन का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन करेंगे, इससे ज्यादा समय उसमें लगता है, ठीक है। तो आइए व्यंजन में देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए व्यंजन, व्यंजन में एक स्पर्शी व्यंजन होता है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है, जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं, ठीक है। अभी वर्ग मैं बताऊंगा वर्ग कौन है, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ होता है, ठीक है। अंतस्थ में क्या होता है कि य, र, ल, व होते हैं, ठीक है। उसमें में क्या होता है कि स, स, ह, यानी बड़ा सा, मदनी सा, छोटा सा और ह आपका आ जाता है, ठीक है। आगत व्यंजन में ज, फ, जो उर्दू अरबी में आता है ज, फ, वो है आप, ठीक है। जो संयुक्त है इसमें आपका छत्र, ज्ञानी और स्र, ठीक है। स्त्री वाला जो स्र हम लोग लगाते हैं वो है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है, और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 और 2 उसमें द्विगुण, ठीक है, ड और ढ, लोढ़ा ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला ड, ठीक है। तो 25 और 2 इनकी संख्या होगी 27। उसके बाद अंतस्थों की संख्या होती है 4, उसके बाद उष्म की संख्या होती है 4, उसके बाद आगतों की संख्या होती है 2, उसके बाद संयुक्त व्यंजन की होती है संख्या 4। तो सब मिला के 41, ठीक है व्यंजन। तो 11 स्वरों की संख्या और 41 व्यंजनों की संख्या, इनको मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका 52, ठीक है। तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, टोटल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो आपका 52, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, एक और समझ लीजिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और उच्चारण के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, जो उच्चारण के स्थान पे हम क्या करते हैं, वर्णों को 2 भाग में बांट देते हैं। एक आपका स्वर हो जाता है, एक व्यंजन होता है, जिसमें दीर्घ और ह्रस्व आ जाता है स्वर में, और उसमें आपका स्पर्शी आ जाता है व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, अभी अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्वर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर। स्वर जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम नंबर लगाएंगे किस पे, व्यंजन पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए कवर करते हैं स्वर, ठीक है। स्वर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। स्वर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला अभी कि हम लोग अब पढ़ेंगे स्वर के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्वर के बारे में, ठीक है। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। हिंदी में क्या हुआ है, वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण आपका 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया गया है, ठीक है। 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। पहला है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। पहला क्या है आपका, उच्चारण के आधार पे। दूसरा क्या है, वायु संवेग के आधार पे।
और तीसरा है तारत्व के आधार पे। ठीक है, तो अभी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे उच्चारण के आधार, ठीक है। उसके बाद वायु संवेग यानी सांस के आधार पे, तारत्व माने कंपन के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, उच्चारण के आधार पर संपूर्ण वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है। ठीक है, संपूर्ण वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, ध्यान से समझिए कि हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण आपका तीन रूपों से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उच्चारण के आधार पे, दूसरा वायु संवेग के आधार पे, तीसरा तारत्व के आधार पर। ठीक है, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि उच्चारण के स्थान पे वर्णों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण दो रूपों में हुआ है। ठीक है, पहला स्वर वर्ण के बारे में, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वर वर्ण होता क्या है। अब देखिए यहाँ से हमारी जो कहानी है जबरदस्त मोड़ लाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी पढ़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, एकदम मजा आ रहा है। हिंदी का क्लास लीजिए, मजा लीजिए, और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी में अपना जगह पक्का करिए। ठीक है दोस्तों, मेरी यही आपकी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ के लिख के और ज्वाइन करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ध्यान से समझिएगा, जो कंसेप्ट है ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी वो स्वतंत्र है, उनको बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी स्वतंत्र आदमी है, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, स्वतंत्र है, यानी उनकी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अकेले ही ठीक है, मस्त है। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनको बोलने में अत्यधिक कम समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है, क्या हमने समझा कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनको बोलने में कम समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 11। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या आपकी होती है 11। ठीक है, 11 इनकी संख्या होती है टोटल। ठीक है, कितनी संख्या होती है, 11। ठीक है, और इनकी सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, और ये नहीं रहते तो हमारा व्यंजन भी नहीं रहता। इन्हीं की वजह से बना है और इन्हीं की वजह से हम लोग उच्चारण करते हैं। तो इनके आधार पे क्या होता है, स्वरों का उच्चारण होता है, ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण होता है स्वर के द्वारा। ठीक है, और इन्हें मात्रा भी कहते हैं। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण को कहते हैं, सीधी बात। क्यों, क्योंकि मात्रा ही है, इन्हीं की सहायता से हम कुछ भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो व्यंजन को हम इसी के माध्यम से बोलते हैं। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उन्हें वर्ण कहते हैं, और इनकी संख्या 11 होती है, और इनके सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, और इन्हें ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपका स्वर वर्ण में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण के भेद कितने हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वर वर्ण के भेद कितने हैं। ठीक है, तो आपको इधर स्वर वर्ण के भेद दिखाई दे रहे हैं कि एक आपका हर्ष स्वर दिखाई दे रहा है, एक आपका दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, एक आपका संयुक्त स्वर दिखाई दे रहा है, एक आपका प्लुत स्वर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एक आपका क्या दिखाई, हर्ष स्वर, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। ठीक है, तो ये आपके 4 भेद हैं। ठीक है, इन्हीं चारों भेदों का हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक कड़ी आप समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास दी जा रही है, हिंदी की पहली क्लास है दोस्तों, इसमें आप एंजॉय लेके पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग को ग्रसित करके मत पढ़िए। ठीक है, एकदम मजा लीजिए, मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब बढ़िया से पढ़ लेंगे, अच्छा रैंक लाएंगे, अच्छा क्वेश्चन पेपर में करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, यानी स्वर के भेद है तो स्वर का ही उच्चारण करेंगे, व्यंजन का तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना कंसेप्ट बैठा लीजिए। ठीक है, इतना सब में बोलना है, इन चारों में बोलना, तीनों में बोलना है, एक तो आपका संयुक्त है उसमें नहीं बोलना है। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में
ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। स्वर की बात हो तो जिन स्वर लगाएंगे, व्यंजन की बात हो तो व्यंजन लगाएंगे। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी संख्या होती है आपकी 4। ठीक है, और जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो आपका अ है, छोटी ई है, उ है और री है। ठीक है, ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन बनता है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनको बोलने में अत्यंत कम समय लगता है वही ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर दूसरा आपका है कि दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर जिनमें बोलने में अत्यंत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, मैंने कहा ना कॉमन रहेगा आपका, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, इतना कॉमन रख लीजिए। ठीक है, इस स्वर वाले में। ठीक है, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ में क्या होगा कि ह्रस्व से 2 गुना, दीर्घ में बड़ा, तो ह्रस्व से 2 गुना का समय इसमें लगेगा। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना का समय लगता है वो आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक है, और इनकी मूलतः संख्या 3 होती है। देखिए, दीर्घ स्वर की तो होती है संख्या 7, लेकिन मूल संख्या इनकी होती है 3। कौन कौन? तो आपका आ, बड़े ई और उ। ठीक है, ये आपका क्या है? मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, उसके बाद ए इसमें प्लस कर लीजिए, ए, ओ और ओ, इन सबको मिला के इनकी टोटल संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या होती है 3, इनकी मूल संख्या होती है 3 और कुल संख्या होती है 7। ठीक है, और ये आपके मूल और कुल संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दोस्तों कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? तो जो स्वर वर्णों, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी 2 स्वर वर्णों से मिलने से बनता है। ठीक है, जो संयुक्त स्वर है ये 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, जो स्वर संयुक्त व्यंजन है आपका 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 स्वर वर्णों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी टोटल संख्या होती है 4। ठीक है, कौन कौन से? ए, ओ और अ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? तो 2 स्वर वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? यानी 2 स्वर वर्ण जो आपस में मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, और इनकी संख्या होती है टोटल 4, ए, ओ, औ। ठीक है, जो आपका ए है, ओ है, औ है, किससे मिलके बने हैं? तो अ और या, ये तो सब में कॉमन है, क्योंकि जो अ होता है आपका शहीद वर्ण है, यानी सबके साथ आएगा। ठीक है, व्यंजन हो चाहे स्वर हो सबके साथ आएगा। ठीक है, तो अ और आ कॉमन रहेगा चारों में। और इनमें क्या ए में, ए के किससे मिलके बना है? तो ई या बड़ी। ठीक है, और ए तो ए और ए। ठीक है, ओ, उ, बड़ा उ, ओ और औ से मिलके बना है। ठीक है, यानी अ रहेगा या ई रहेगी, इससे भी मिलके बन सकता है। आ रहेगी या बड़ी ई रहेगी, इससे भी मिलके बन सकता है। अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, या आ प्लस ई बड़ी ई वाली, वो भी मिलके क्या बनाएंगे? ए मिलके बनाएंगे। ठीक है, अ प्लस ए या ए क्या मिलके बनाएंगे? ए। ठीक है, अ प्लस आ क्या मिलके बनाएंगे? और या प्लस अ प्लस क्या आपका उ। ठीक है, अभी आपका क्या मिलेगा? बनाएगा तो ओ बनाएगा। ठीक है, अ प्लस अ या आ, ये भी आपका मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, संयुक्त स्वर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। ठीक है, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना का समय लगता है, ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, यानी उससे 2 गुना था तो दीर्घ और 3 गुना था तो प्लुत। ठीक है, ऐसा बैठा लीजिए कि मतलब अत्यंत कम समय लगे तो आपका ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व से 2 गुना का समय लगे तो आपका दीर्घ स्वर है, और उससे 3 गुना का समय लगे तो आपका प्लुत स्वर है। ठीक है, और प्लुत स्वर की संख्या होती है 1। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना का समय लगता है,
ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। ठीक है, और इनकी संख्या होती है आपकी 1। इनकी संख्या कितनी होती है, 1। ओम जो हम उच्चारण करते हैं ओम, ठीक है, तो इनमें क्या आपकी 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, तो इनके ह्रस्व स्वर से क्या है, 3 गुना अधिक का समय लग रहा है ना, ओम। ठीक है, हो रहा है ना, तो ये आपका क्या है, 1 है। ठीक है, अब नोट में दोस्तों देख लेते हैं कि जो नोट में अ है ये आपका शहीद वर्ड है। ठीक है, अ शहीद वर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सबके साथ आता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हमारी हिंदी होती है मतभेदों से घिरी हुई है। ठीक है, जो हिंदी हमारी है मतभेदों से घिरी हुई है, तो जरूर है कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाएगा इसमें। ये भी टांग लड़ाने आगे, देखिए कुछ विद्वान क्या कर रहे हैं। तो कुछ विद्वान कह रहे हैं कि कुछ विद्वान प्लुत वर्ड को जोड़कर, ठीक है, क्या कहते हैं कि कुछ विद्वान जो है प्लुत वर्ड का तो ऐसे आपका स्वर में जोड़ा नहीं गया है, बाहर रखा जाता है। जोड़ देंगे तो अधिक संख्या हो जाएगी, जोड़ा नहीं गया है। तो जो आपका जो विद्वान है क्या कहते हैं कि प्लुत वर्ड को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 मानते हैं। ठीक है, भाई जाहिर सी बात है, जब कुछ जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ही, किसी भी संख्या में कोई भी कुछ जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ही, घटेगा ही। ठीक है, तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं, प्लुत वर्ड को जोड़कर हिंदी में वर्णों की जो स्वर वर्णों की संख्या है 12 मानते हैं। ठीक है, और जो कुछ विद्वान है वो दीर्घ री तथा ली को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं। ठीक है, परंतु मुख्य रूप से इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 11 मानी गई है। ठीक है, हमें मतभेदों पर ध्यान नहीं देना है, हमें मानने है क्या कि इनकी संख्या 11 मानी जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको व्यंजन वर्ड की एकदम परिभाषित तौर पे और एकदम इजीली तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो प्लीज़ शेयर कमेंट लाइक जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।